नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर देश की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। आपने मनमोहन सरकार में 2G घोटाले की बात तो खूब सुनी होगी। इस मसले पर खूब शोर भी आपने सुना होगा। कथित तौर पर यह घोटाला हुआ और खूब शोर मचाया गया। वही घोटाला जो कभी हुआ ही नहीं और बीजेपी ने इसे घोटाला बताकर खूब हो हल्ला किया। जिस कथित घोटाले की बात कहकर बीजेपी सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाती रही, अब बीजेपी खुद उसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही है। हालात ये हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम नीलामी के मामले में दिए गए उसी के फैसले की समीक्षा चाहती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सीजीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच में एक आवेदन किया। इस पर तुरंत सुनवाई की मांग भी की गई। बेंच को बताया गया कि याचिका में 2012 के फैसले में संशोधन की मांग की गई है, क्योंकि केंद्र सरकार कुछ मामलों में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस देना चाहती है। हालांकि बाद में यह सफाई भी दी गई कि सरकार 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग नहीं कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कुछ स्पेक्ट्रम के बिना नीलामी के आवंटन की अनुमति देने वाली केंद्र की इस अर्जी को नामंजूर कर दिया। सरकार ने 22 अप्रैल को 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि सरकार स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में, ये कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि सरकार स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में आदेश की समीक्षा की मांग कर रही है। यह गलत है। विचार का कोई उचित कारण है ही नहीं। याचिका में सरकार ने 2G मामले के फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। साथ ही कहा था कि 2012 के फैसले में कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा दूसरे माध्यमों से स्पेक्ट्रम आवंटन पर रोक नहीं है। क्या केंद्र की इस याचिका का यह मतलब न निकाल लिया जाए कि जो मोदी सरकार भ्रष्टाचार न करने का दावा छाती पीट पीट कर करती रही है, वही मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार का रास्ता बना रही है। केंद्र सरकार ने अपनी इस याचिका में सुरक्षा और रक्षा जैसे मसलों का हवाला देते हुए स्पेक्ट्रम नीलामी से बचने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका अस्वीकार करते हुए कहा कि इसे स्वीकार करने का कोई उचित कारण है ही नहीं। अब इसी बात से आप अंदाज लगा लीजिए कि सरकार के दावों में कितना दम है। वैसे आपको एक बार उस 2G स्पेक्ट्रम मामले की याद भी दिला देते हैं जो 2014 के आम चुनाव में खासा चर्चा का विषय बना हुआ था। दरअसल ये बात साल 2010 की है, उसके आसपास की है। भारत के महालेखाकार और नियंत्रक यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे। कैग ने कहा कि साल 2008 में तत्कालीन सरकार ने स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति अपना ली और लाइसेंस दे दिए। कैग ने अनुमान लगाया कि अगर नीलामी कराई जाती तो सरकारी खजाने को अनुमान के तौर पर 1,76,000 करोड़ रुपए मिल सकते थे। कैग के इसी अनुमान को कुछ इस तरीके से बताया गया कि केंद्र ने स्पेक्ट्रम आवंटन में 1,76,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। कैग की इस रिपोर्ट के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीआई से जांच के निर्देश दे दिए। उधर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। उधर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर की और तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और डीएमके की सांसद कनिमोझी को आरोपी बना दिया। लंबी कानूनी लड़ाई चली। इस दौरान कई और आरोपी भी बनाए गए। ए राजा और कनिमोझी को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि सीबीआई के दावे कोर्ट में टिक नहीं पाए और आखिरकार कोर्ट ने साल 2017 में सभी को बरी कर दिया। एक लाइन के दिए अपने फैसले में कोर्ट ने न सिर्फ सभी आरोपियों को बरी कर दिया, बल्कि 1,76,000 करोड़ के घोटाले के दावों पर भी विराम लगा दिया। यानी कांग्रेस के शासनकाल में जो घोटाला हुआ ही नहीं, बीजेपी उसी घोटाले के होने का शोर मचाती रही। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने उस वक्त कई बार संसद ठप की और जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा भी किया। अब वही बीजेपी कोर्ट से नीलामी के नियमों में ढील की गुजारिश के लिए पहुंची है। बीजेपी चाहती है कि कोर्ट अपने फैसले से सरकार को रियायत दे दे और वो बिना नीलामी के ही स्पेक्ट्रम अलॉट कर सके।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार क्यों बिना नीलामी के ही स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट करना चाहती है। सवाल यह भी है कि क्या इस कदम से स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में पारदर्शिता बनी रह पाएगी या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार किसी खास को फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगी हो। चलिए अब कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत के आम चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान का जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में किया है। गुजरात के आनंद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा पीएम बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। वहीं शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद ही है। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस का ये पार्टनरशिप अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। हम आगे बढ़े इससे पहले हम चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान एक बार खुद सुन लीजिए। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए। तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए। तुम्हारे वो लोग आए थे, डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद ये अंदाज साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को किस ओर ले जाना चाहती है। हालांकि दिलचस्प ये भी है और आपको शायद याद रखना चाहिए कि पठानकोट हमले के बाद शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की जांच एजेंसियों को बाकायदा वहां से बुलाया गया था और भारत में उनको ज्वाइंट जांच के लिए आमंत्रित किया गया था।
वैसे इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसमें पिछले चुनाव की तुलना में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां 2019 में बीजेपी के उठाए मुद्दों पर कांग्रेस जवाब देते फिरती थी, वहीं इन चुनाव में कांग्रेस को उठाए मसलों पर बीजेपी बार बार सफाई देती नजर आ रही है। यानी 2014 और 2019 में जो कांग्रेस बीजेपी की पिच पर जाकर चुनाव लड़ती थी, वो कांग्रेस इस बार बीजेपी को अपनी पिच पर लाने में कामयाब दिख रही है। एक और बड़ी खबर का जिक्र आपके साथ करना जरूरी है और वो है यूपी के कैसरगंज से बृजभूषण सिंह शरण सिंह का टिकट कट जाना। बीजेपी के बेहद चर्चित एमपी ये हुआ करते थे और महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के बड़े आरोप इन पर लगे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, लेकिन दिलचस्प ये है उसके बाद की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भले ही बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया है, लेकिन टिकट किसे दिया है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ने भले ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया है, लेकिन टिकट उनके बेटे करण शरण सिंह को दिया है। यानी बीजेपी के नेता भले ही बृजभूषण शरण सिंह के लिए टिकट नहीं के लिए वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके बेटे के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अब आप ये अंदाज लगाइए कि जिस मंच पर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे मौजूद होंगे, क्या उस मंच पर बृजभूषण शरण सिंह खुद मौजूद नहीं होंगे और क्या उसी मंच पर बीजेपी के बड़े नेता या फिर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं होंगे। आप देख रहे थे देश की बात। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।